हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में आप लोगों ने हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरिन्स क्या होते हैं ये समझा। उसके बाद आप लोगों को ये बताया गया कि किस तरह से उसका हेलो एल्केन्स का प्रिपरेशन होता है, ठीक है। उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कुछ बताया गया। अब आपको जानना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स, तो ध्यान से सुनिएगा कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते हैं। जैसे अब देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स में हमको 3 टाइप के जो रिएक्शंस हैं उनके बारे में मोस्टली पढ़ना है। एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा एलिमिनेशन रिएक्शन, तीसरा आपका रिएक्शन विद मेटल्स। इन तीनों के बारे में आपको पढ़ना है, ध्यान में रखिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स की अगर हम बात करें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस और रिएक्शन विद मेटल्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, एक ऐसा रिएक्शन, कोई भी एक ऐसा रिएक्शन जिस रिएक्शन में कोई एक न्यूक्लियोफाइल आकर किसी कंपाउंड में आकर एक ग्रुप को हटा के, ठीक है, एक किसी भी ग्रुप को, किसी भी एटम को, किसी भी मॉलिक्यूल को हटाकर उस पूरे कंपाउंड के मॉलिक्यूल में जाके जुड़ जाता है, तो इस तरह के रिएक्शन को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि एक न्यूक्लियोफाइल आकर एक ग्रुप में जाके जुड़ता है और वहाँ से एक दूसरे ग्रुप को हटाकर खुद अपना जगह बना लेता है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आपका ये कोई भी एक ये न्यूक्लियोफाइल हो सकता है। ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये आकर एक्स निगेटिव को, ठीक है, अब एक्स निगेटिव भी आपका एक न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल आके आपके एक्स निगेटिव मतलब हैलोजन ग्रुप को हटाकर खुद जुड़ जा रहा है, तो ये एक आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसी तरह के रिएक्शंस के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले कुछ रिएक्शंस बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका मैकेनिज़्म कैसे होता है, ठीक है। इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म कैसे होता है, उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे हाँ, तो मैकेनिज़्म के बारे में अगर हम बात करें तो इसके 2 रास्ते होते हैं, ठीक है, 2 मैकेनिज़्म होते हैं। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इसके 2 तरह के मैकेनिज़म्स होते हैं। अलग अलग कंपाउंड्स प्रीफर करते हैं, ठीक है। इसमें मौजूद जो हेलो एल्केन्स होते हैं, हेलो एल्केन्स के अलग अलग मेंबर्स प्रीफर करते हैं अलग अलग मैकेनिज़म्स, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का अलग अलग मैकेनिज़्म प्रीफर करते हैं। जैसे सबसे पहले आपका एक है SN1 और दूसरा SN2, ठीक है। तो SN1 और SN2 मैकेनिज़्म के बारे में आपको पढ़ना है। सबसे पहले SN1 के बारे में जानते हैं। आप जब NCERT देखेंगे तो उसमें SN2 लिखा हुआ है, लेकिन मैं SN1 से शुरू करता हूँ, फिर मैं SN2 भी बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं SN1 के बारे में। SN1 इसका नाम क्यों है, ठीक है, SN1 नाम क्यों पड़ा है इसके बारे में देखिए। SN1 का मतलब ये है कि S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक और 1 होता है यूनिमॉलिक्यूलर। सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक, यूनिमॉलिक्यूलर, इसका SN1 का ये मतलब है। अब देखिए, यूनिमॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलरिटी को बताता है, जैसा कि आप पढ़ते आ रहे हैं। यूनिमॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूलरिटी को बताता है, लेकिन जब आप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसमें पढ़ेंगे तो ये रिएक्शंस यूनिमॉलिक्यूलर नहीं होते हैं, ठीक है। फिर आखिर यूनिमॉलिक्यूलर क्यों लिखा हुआ है, जबकि इसमें जब रिएक्शन, मान लीजिए एक रिएक्शन कोई है तो आपका जैसे यही है, इसमें एग्जांपल में देख लीजिए, RX न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करके R बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल प्लस X निगेटिव बना रहा है, तो इसमें 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो आखिर ये यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कह रहा है, ये बात आता है। तो देखिए, जब हम मैकेनिज़्म पढ़ते हैं तो मैकेनिज़्म में ये जो SN1 रिएक्शन होता है ये 2 स्टेप में होता है, ठीक है, ये 2 स्टेप में होता है। और इस 2 स्टेप में से एक जो स्टेप होता है वो एक स्लो स्टेप होता है, ठीक है। और आप केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ेंगे कि जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। मतलब उसी से हमको ये पता चलता है कि केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होगा, कितनी तेज़ी से रिएक्शन होगा, ठीक है। आप केमिकल काइनेटिक्स में इस बात को पढ़ेंगे। तो अब
यहाँ पे यूनिमॉलिक्यूलर से ये मतलब है कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जितने मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, जब आप मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो उसमें ये बताया जाएगा कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल मौजूद होता है। यही वजह होता है कि ये SN1 सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर कहलाता है। यहाँ पे जो ये यूनिमॉलिक्यूलर वर्ड है, इससे ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल मौजूद होता है, उसी को इंडिकेट करता है यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, और बाकी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक तो आपको पता है, एक न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जुड़ जाएगा के कंपाउंड में, यही होता है। ठीक है, तो अब आगे पढ़ते हैं। देखिए, हाँ, ये जो रिएक्शन होता है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स में आपको रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में बताया जाएगा, तो उसमें देखिए फर्स्ट ऑर्डर ये रिएक्शन होता है, क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, मतलब जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, जो सबसे धीरे स्टेप होता है, उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। इसी वजह से इसको कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं हाइड्रोलिसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। हम एल्किल हैलाइड के हाइड्रोलिसिस के बारे में बात करते हैं, मतलब जब एल्किल हैलाइड को वाटर से ट्रीट किया जाता है तो उस समय क्या होता है उसके बारे में हम बात करते हैं। जैसे देखिए, RX है, एक एल्किल हैलाइड है, हम टर्शियरी ले रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 3 डिग्री लिखे हैं, इसका मतलब ये है कि ये टर्शियरी एल्किल हैलाइड है। टर्शियरी हमने क्यों लिया है इसके बारे में आपको आगे पता चल जाएगा। ठीक है, RX हमने एक एल्किल हैलाइड लिया, उसको एल्किल हैलाइड से वाटर से जब ट्रीट किया तो एल्किल हैलाइड में से जो X है वो निकल गया और वहाँ पे H2O का OH जाके जुड़ गया, प्लस X निगेटिव निकल गया। ये जो X निगेटिव है, H2O में से जो H पॉजिटिव निकलेगा वो उसके साथ जाके ये जुड़ के HX बना लेगा। बट हम यहाँ पे सिर्फ X निगेटिव लिखे हैं क्योंकि यहाँ से जो निकल रहा है उसको हम दिखा रहे हैं। ठीक है, X निगेटिव निकल गया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3, ये एक टर्शियरी, ये क्या है आपका, अगर इसका हम नाम देते हैं तो ये टर्शियरी है ना। टर्शियरी में देखिए नाम अगर इसका देते हैं तो हो जाएगा 2-chloro-2-methyl प्रोपेन, यही है ना, 2-chloro-2-methyl प्रोपेन, यानी कि ये टर्शियरी हेलोएल्केन है। इससे जब वाटर से हम ट्रीट करते हैं तो यहाँ से क्लोरीन निकल गया, क्लोरीन निकल के यहाँ से OH जाके इसमें जुड़ के ये बना लेता है और Cl निगेटिव निकल गया। Cl निगेटिव इसमें मौजूद H पॉजिटिव से रिएक्शन करके HCl का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इतना समझ में आया, ये होता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस है, किस तरह से ये टर्शियरी हेलोएल्केन से टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन कर ले रहा है और Cl निगेटिव निकल जा रहा है, ये 2 स्टेप्स में होता है। ठीक है, उन्हीं 2 स्टेप्स को आप मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। देखते हैं, देखिए मैकेनिज्म, सबसे पहला जो स्टेप है, उस स्टेप में क्या होता है कि आपका जो ये Cl है, जो कि इस टर्शियरी हेलोएल्केन में जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन आपका टूटकर अलग हो जाता है और एक कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो स्टेप होता है जिसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, जिस स्टेप का नाम है, ये स्टेप स्लो स्टेप होता है। इसी वजह से यही स्टेप डिसाइड करता है कि कितनी तेज़ी से रिएक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि जो स्लो स्टेप होगा वही डिसाइड करेगा। तो जो स्लो स्टेप, ये एक स्लो स्टेप है, इस वजह से यही स्टेप डिसाइड करता है कि कितनी तेज़ी से रिएक्शन आपका होगा। ठीक है, तो देखिए पहला स्टेप, जिसको हम फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन भी कहते हैं, स्टेप का नाम है। इसमें देखिए क्या होता है कि जो आपका हेलोएल्केन होता है, उस हेलोएल्केन में से जो हेलोजन ग्रुप होता है, जैसे कि इसमें Cl निगेटिव मौजूद है, Cl मौजूद है, वो Cl निगेटिव के फॉर्म में अलग हो जाता है। इन दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को लेके, ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इन दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को लेके ये अलग हो जाता है, प्लस यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान दीजिए, मैंने पिछले भी वाले वीडियो में भी बताया था और आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो कार्बोकेटायंस होते हैं, कार्बोकेटायंस में आपके जो टर्शियरी कार्बोकेटायंस होते हैं, मतलब एक ही कार्बन पे 3 अलग अलग एल्किल ग्रुप्स मौजूद हो, वो टर्शियरी कहलाते हैं। तो टर्शियरी कार्बोकेटायंस काफ़ी स्टेबल होते हैं। यही वजह है कि हमने टर्शियरी एल्किल हैलाइड लिया है। ठीक है, मैं पहले ही बोला हूँ कि आगे पता चलेगा आपको कि क्यों हमने टर्शियरी लिया है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि जब इसमें SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है,
SN1 रिएक्शन में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है और ये जो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है उसमें कार्बोकेटायन स्टेबल होना चाहिए और स्टेबल सिर्फ और सिर्फ टर्शियरी होता है, उससे कम सेकेंडरी, उससे कम प्राइमरी। यानी कि प्राइमरी ज़्यादातर प्रीफर नहीं करता है कार्बोकेटायंस का फॉर्मेशन करना, लेकिन टर्शियरी काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करता है। ठीक है, तो मैकेनिज्म का पहला स्टेप फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। इसमें क्या होता है कि जो हैलोजन ग्रुप होता है वो बॉन्ड का, हैलोजन एटम जो होता है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को लेके नेगेटिव के फॉर्म में निकल जाता है, प्लस आपका कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। और ये जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है, इसलिए ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसमें देखिए, इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है और कोई भी मॉलिक्यूल इसमें नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है। तो मैंने पहले ही बोला है कि यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहते हैं, क्योंकि जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, यानी कि जो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसीलिए SN1 यूनिमॉलिक्यूलर कहलाता है। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। अब देखिए अगला स्टेप जो होता है, यहाँ पे कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब हम अगले स्टेप की बात करें तो स्टेप 2 में अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, यानी कि एक न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता है। देखिए जैसे ये है, ये कार्बोकेटायन यहाँ पे बना है। अब यहाँ से ये कार्बोकेटायन आया, इस पर जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाता है तो H2O मॉलिक्यूल जाके अटैक करता है। H2O में जो ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर होता है, देखिए ये जो लोन पेयर होता है, इस लोन पेयर को ये H2O किसको दे देता है, कार्बन को दे देता है। जब ये कार्बन को देता है तो कुछ इस तरह का फॉर्मेशन होता है। देखिए C बॉन्ड CH3 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 जो इसमें है, उसके बाद इससे जुड़ा O, ये जो O दे रहा है इसको आपका अपना लोन पेयर, उससे जुड़ गया। अब इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि इसने लोन पेयर दिया है, अपना शेयर नहीं किया है, कार्बन ने इसके साथ कुछ शेयर नहीं किया है, तो इसके में इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, इस वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन ये। अब इस पर पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से अब देखिए क्या होता है कि यहाँ पे एक और H2O मॉलिक्यूल इसके साथ अपना अटैचमेंट करता है, जिसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन H पॉजिटिव के फॉर्म में निकल जाता है और ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस ऑक्सीजन पे चले जाते हैं और ये इसका फॉर्मेशन होता है CH3 बॉन्ड C बॉन्ड CH3 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH का फॉर्मेशन होता है, यानी कि एक टर्शियरी अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 स्टेप्स हैं, जिन 2 स्टेप्स में आपका SN1 रिएक्शन होता है। ठीक है, SN1 का मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर क्यों, क्योंकि इसका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, उस स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, इसलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर है, यूनिमॉलिक्यूलर कहलाता है। फिर से आपका जो ये फर्स्ट ऑर्डर, इसको ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होता है। क्यों, क्योंकि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होता है। अब देखिए जो इसमें सॉल्वेंट यूज होता है वो सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है। ठीक है, पोलर प्रोटिक का मतलब क्या है कि वो पोलर हो, एक तो वो पोलर हो, मतलब उस पर जैसे कि आपका H2O है, हम बात करें तो जैसे आपका H2O है तो H2O जाहिर सी बात है कि पोलर होता है। देखिए जैसे ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव हाइड्रोजन्स होते हैं, जिसकी वजह से इन पे डेल निगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव और इस पर भी डेल पॉजिटिव का साइन होता है। तो ये एक पोलर तो है ही, उसके बाद इसके पास प्रोटॉन्स भी हैं, मतलब जब ऑक्सीजन इस बॉन्ड, इस पूरे पेयर को ले लेगा, ये बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा, तो ये H पॉजिटिव के फॉर्म में अलग हो जाएगा, यानी कि इसके पास प्रोटॉन भी है। तो यानी कि इसी वजह से ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा SN1 रिएक्शन, हमेशा याद रखिएगा SN1 रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में होते हैं। जो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है तो वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में ही होगा, इस बात पर हमेशा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद ये जो रिएक्शन होता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। जो SN1 मैकेनिज्म में जो भी रिएक्शन होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और आप 11th में ली चार्टलियर्स प्रिंसिपल पढ़े हैं, उसमें आपको ये बताया जाता है कि जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है वो लो टेम्परेचर पर प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता है
है ना, मतलब कि लो टेम्परेचर रिएक्शन को फेवर करता है। तो याद रखिएगा ये जो SN1 मैकेनिज्म से जो रिएक्शन होते हैं वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होते हैं और उनको लो टेम्परेचर फेवर करता है, मतलब लो टेम्परेचर पर ये रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म काफ़ी तेज़ी से होगा। ठीक है, अब अगर हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी की बात करें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्किल हैलाइड्स का मतलब प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में से कौन तेज़ी से, ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन करेगा। ठीक है, देखिए इसमें एक स्टेप है आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। ध्यान से समझ लीजिए, याद करने की जरूरत नहीं है, ये ऑर्डर आपको टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी देख समझ लीजिए। टर्शियरी सबसे तेज़ी से करता है, सेकेंडरी उससे तेज़ी से, उससे धीरे, और प्राइमरी सबसे धीरे। तो इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार समझ लीजिए आप। देखिए ये जो पहला स्टेप है इसमें फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन है। ठीक है, एक स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन कब बनेगा, जब कार्बोकैटायन स्टेबल होगा तब। और कार्बोकैटायन आप पढ़े हैं पीछे कि कार्बोकैटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी स्टेट में, है ना। जब टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स होते हैं तो उस केस में जब हैलोजन निकलेगा तो टर्शियरी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा और वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। यही वजह है कि टर्शियरी SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन बहुत ही तेज़ी से देता है, उससे कम देता है सेकेंडरी और सबसे कम देता है प्राइमरी। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। और कुछ मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे कि सॉल्वेंट का इसमें जो रोल है उसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको। आपको पता है कि H2O एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। जो भी सॉल्वेंट्स पोलर होते हैं उनके में एक प्रॉपर्टी होती है डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। आप पढ़े हैं, डाइइलेक्ट्रिक एक ही में होता है, आप पढ़े हैं डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी के बारे में। अब डाइइलेक्ट्रिक एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, अब मान लीजिए कि दो एटम्स हैं जिन पे चार्जेस मौजूद हैं, जैसे यहीं पे हम बात करें तो ये कार्बन है और ये क्लोरीन है, इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है जिसकी वजह से ये डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव होगा ना। अब देखिए यहाँ पे होता ये है कि ये जो डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी होता है वाटर का, यही डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी इसके बीच का जो बॉन्ड होता है, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बीच का जो बॉन्ड होता है उसको कमज़ोर करता है। तो कोई भी सॉल्वेंट अगर किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव एटम्स के पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बीच का जो फोर्स होता है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, अगर उसको कमज़ोर करता है वही होता है उसका डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। तो H2O का जो डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर उसको देखा जाए तो 80 के करीब होता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो इसके बीच का जो फोर्स होता है उसको काफ़ी कमज़ोर कर देता है और ये Cl को टूट के अलग होने में काफ़ी आसानी होती है। तो ये इसका एक रोल होता है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का। और भी रोल होता है जिसके बारे में डिस्कशन आप लोगों के सिलेबस से शायद बाहर है, इस वजह से हम नहीं बताएंगे, लेकिन ये याद रखिएगा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या रोल होता है। सबसे ज़्यादा ये रोल होता है कि इसके बॉन्ड को तोड़ के अलग करे। ठीक है, Cl को, इनके बीच के बॉन्ड को कमज़ोर करे जिससे क्लोरीन अपने बीच के इलेक्ट्रॉन्स को लेके आसानी से निकल सके। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्यों ऐसा होता है ये अभी हम समझाए हैं, उसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब दूसरा हम पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर SN2। देखिए SN2 में क्या होता है कि इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर, पिछला वाला था यूनिमॉलिक्यूलर, ये है बाईमॉलिक्यूलर। इसका मतलब अब उसमें हम यूनिमॉलिक्यूलर क्यों बोले हैं? यूनिमॉलिक्यूलर हम इसलिए बोले हैं क्योंकि वहाँ पे आपका जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था, उस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल इन्वॉल्व था, इसीलिए वो था यूनिमॉलिक्यूलर। बट जब इसमें हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होंगे, उन्हीं दो मॉलिक्यूल्स की वजह से ये सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमॉलिक्यूलर हो जाता है। ठीक है, अब देखिए जैसे आपका CH3X है, ठीक है, एक कोई भी मेथिल हैलाइड है, ठीक है, प्लस KOH। जब ये KOH से रिएक्शन कर रहा है एसीटोन में, एसीटोन यहाँ पे एक सॉल्वेंट है, ठीक है, जैसे उसमें H2O था वैसे ही इसमें एसीटोन सॉल्वेंट है। तो CH3X प्लस KOH जब एसीटोन में रिएक्शन कर रहे हैं तो ये OH ग्रुप
इस X ग्रुप को हटाकर जाकर खुद जुड़ जा रहा है और X निगेटिव निकल जा रहा है। अब X निगेटिव जाके यहाँ पे K पॉजिटिव से जुड़ के KX का फॉर्मेशन कर लेगा। अब वो KCl हो KBr हो वो तो रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो जाके यहाँ पे OH जुड़ के X को निकाल देता है, X निगेटिव निकल जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए OH निगेटिव अगर जाता है ये, तो ये भी एक न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल जाके इसको हटाकर खुद जुड़ जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो इसी के बारे में अब देखिए हम SN2 के मैकेनिज्म के बारे में समझते हैं कि किस तरह से SN2 मैकेनिज्म होता है। देखिए मान लीजिए कि हम एक मेथिल ग्रुप लिए हैं, कोई भी मेथिल हैलाइड कोई भी है, X की जगह पे आपका BrCl कोई भी हो सकता है, हमने जनरल X ले लिया है। तो जब ये आपका कार्बन, देखिए हम ऐसे बनाए हैं क्योंकि ये प्रोजेक्शन फार्मूला आप पढ़े होंगे, आपको बताया गया होगा कि ये नीचे की तरफ होता है। ये ऐसे लिखने का मतलब कि प्लेन के ऊपर की तरफ है और ये प्लेन में है। यही होता है ना कि मतलब जो डार्क लाइन होता है वो प्लेन के नीचे की तरफ, ये प्लेन के ऊपर की तरफ और ये प्लेन में, और यहाँ पे ये X है। ठीक है, ये जुड़े हुए हैं। अब देखिए क्योंकि ये जो X होता है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कार्बन के मुकाबले ज़्यादा होता है, तो ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है और इस पर डेल निगेटिव और कार्बन पे डेल पॉजिटिव का साइन आ जाता है। ठीक है, थोड़ा सा पॉजिटिव आ जाता है, जिसकी वजह से अब ये जो OH निगेटिव अलग हुआ होता है KOH से, अब उसको समय मिल जाता है इस कार्बन पे अटैक करने का। अब ये OH निगेटिव आता है और इस कार्बन पे अटैक करता है। जब अटैक करता है तो देखिए अब X निगेटिव एकाएक निकल कर OH निगेटिव जाके उससे जुड़ नहीं जाता है। क्या होता है इसमें कि ये OH जाके इससे एक हल्का सा एक वीक बॉन्ड बनाता है। ठीक है, धीरे धीरे वीक बॉन्ड का फॉर्मेशन करने लगता है कार्बन के साथ, जिस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज था। और जो X निगेटिव है जो कि कार्बन के साथ मौजूद है, वो भी क्या हो जाता है, धीरे धीरे उसका बॉन्ड कमज़ोर होने लगता है। देखिए एक तरफ से आके OH निगेटिव ने अटैक किया और उसका बॉन्ड धीरे धीरे कार्बन के साथ बनने लगता है। दूसरी तरफ जो X निगेटिव था, X था मतलब कि जो हैलोजन ग्रुप था, उसका जो बॉन्ड है वो धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। और फिर एक बार ऐसा समय आता है कि फिर X निगेटिव के फॉर्म में अलग हो जाता है और OH जाके कार्बन से एक परमानेंट बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका SN2 मैकेनिज्म है। ये जो SN2 मैकेनिज्म है इसमें सिर्फ एक ही स्टेप है। ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही स्टेप है। और इस स्टेप में देखिए एक ये मॉलिक्यूल है CH3X और एक OH निगेटिव मॉलिक्यूल है। ये दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है कि नहीं? ये दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व हैं, इसी वजह से ये बाई मॉलिक्यूलर कहलाता है। और आपको जाहिर सी बात है कि ये एक ही स्टेप है, तो ये एक ही स्टेप है, तो यही आपका क्या होगा, RDS भी होगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी होगा, है ना? क्योंकि अब अलग स्टेप होते तो हम देखते कि कौन सबसे स्लो चल रहा है, और वही आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है होता। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेप है, ये सब के सब एक ही स्टेप है, तो क्योंकि एक ही स्टेप है इसी वजह से ये खुद एक रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। और इस रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, इसीलिए ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। ठीक है, आप इस बात को ध्यान दीजिएगा। ये जो स्टेट होता है इस पर ध्यान दीजिए। ये जो स्टेट होता है आपका, ये आपका ट्रांजिशन स्टेट कहलाता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए SN2 और SN1 में फ़र्क। SN1 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन SN2 में किसी भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, एक ट्रांजिशन स्टेट आ रहा है। ठीक है, इसको हम इंटरमीडिएट भी नहीं कह सकते हैं। आप इंटरमीडिएट के बारे में सुने होंगे, इसको हम रिएक्शन इंटरमीडिएट भी नहीं कह सकते हैं, ये ट्रांजिशन स्टेट होता है। इस ट्रांजिशन स्टेट को कभी भी रिएक्शन से हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं, वो रिएक्शन का ही पार्ट होता है, उसी में वो आगे बढ़ जाएगा। हम इसको कभी आइसोलेट नहीं कर पाएंगे, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिशन स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट से फाइनल स्टेट जिसमें X निगेटिव बाहर आ गया और वो OH जाके जुड़ गया। तो याद रखिएगा हमेशा कि जो SN2 होता है, SN2 एक स्टेप में होता है, मतलब सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर सिर्फ एक स्टेप में होता है। बाई मॉलिक्यूलर क्यों? क्योंकि इसके रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में जो सिंगल स्टेप है, वही जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है उसमें दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसे बाई मॉलिक्यूलर कहते हैं। इसमें कभी भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें
सिर्फ और सिर्फ एक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होता है, फिर फाइनली वो फाइनल प्रोडक्ट के बारे में प्रोडक्ट की तरह चला जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे बना दिए हैं। SN2 एक ही स्टेप में होता है जो कि आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, और इसमें 2 मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसी वजह से ये बाईमॉलिक्यूलर कहलाता है। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें दो तरह के दो अलग अलग कंपाउंड्स पे डिपेंड कर रहा है। अगर मान लीजिए इस पर भी देखिए, दोनों पर डिपेंड कर रहा है, इस पर इस पर। ठीक है, इसीलिए ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में जब आप केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिलहाल हम उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बाकी चीज़ें समझ लीजिए कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो बाईमॉलिक्यूलर कहलाया। अब देखिए, इसमें जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है, वो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ठीक उसके आपका जो क्या होता है, आपका जो SN1 है उसके ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी से ठीक उल्टा होता है। इसमें देखिए, प्राइमरी सबसे तेज करता है SN2, सेकेंडरी उसके बाद टर्शियरी। उसमें क्या था कि उसमें टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी था, इसमें प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता है। ये आपका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ऑर्डर में जो जो डिफरेंसेस हैं SN1 और SN2 में आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक तो उसमें 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें सिर्फ एक स्टेप इन्वॉल्व होता है। दूसरा, उसमें वो यूनिमॉलिक्यूलर क्यों कहलाता है, क्योंकि उसमें सिर्फ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल होता है। ये बाईमॉलिक्यूलर इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तीसरा, कि इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी है SN2 का, और SN1 का वो टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी है। ठीक है, उसमें सॉल्वेंट के फॉर्म में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स जैसे कि वाटर या फिर C2H5OH एल्कोहल, ठीक है, ये सब यूज़ किए जाते हैं। बट इसमें पोलर एप्रोटिक यूज़ किए जाते हैं। पोलर एप्रोटिक मतलब पोलर तो होंगे लेकिन प्रोटिक नहीं होंगे, इनमें प्रोटॉन्स मौजूद नहीं होता है, जैसे कि आपका एसीटोन हुआ, और भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, 1-2। उसके बाद अब देखिए, हाँ, तो आखिर क्यों, उसमें तो हम बताए हैं, आखिर उसमें बताए हैं कि क्यों टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी, है ना। आप लोग हमको बताए हैं कि आप लोग हम बताएं कि आखिर क्यों SN1 मैकेनिज्म टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी इस तरह से ऑर्डर होता है SN1 मैकेनिज्म का। अब हम बताते हैं कि आखिर क्यों SN2 में प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी होता है। देखिए, क्योंकि OH ग्रुप को आकर कार्बन पे अटैक करना है ना, OH ग्रुप को आके कार्बन पे अटैक करना है। इस वजह से अब अगर मान लीजिए कि कार्बन पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत बल्कि ग्रुप्स है, CH3 और यहाँ पे देखिए HH, सिर्फ यही 3 है। यहाँ पे देखिए भीड़ बहुत कम है, एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे देखिए CH3 बड़े ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, भीड़ ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पर आकर OH को अटैक करने में, OH निगेटिव को अटैक करने में इस मॉलिक्यूल पे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और इस मॉलिक्यूल पे बहुत ही कम करना पड़ेगा क्योंकि उसमें भीड़ नहीं है। ठीक है, तो यही वजह है। अब देखिए, इसको कहा जाता है, यहाँ पे वजह लिखा जाता है स्टीयरिक हिंड्रेंस, ठीक है ना, स्टीयरिक हिंड्रेंस की वजह से। मतलब कि आपका जो टर्शियरी हेलो एल्केन्स होते हैं उनमें स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ज़्यादा होता है, जिस वजह से वो SN2 को फॉलो नहीं करते हैं। और जो प्राइमरी होते हैं या फिर जो मेथिल वाला होता है, ये मान लीजिए ये प्राइमरी है और ये मेथिल ग्रुप वाला है, ठीक है, तो इनमें स्टीयरिक हिंड्रेंस बहुत ही कम होता है, यानी कि उसमें भीड़ 9 के बराबर होता है, जिसकी वजह से जाकर OH निगेटिव को अटैक करने में आसानी होता है। यही वजह है कि जो ऑर्डर होता है वो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की तरफ जाता है, और उसमें कार्बोकेटायन के फॉर्मेशन का, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी का वजह आ जाता है, इस वजह से वो टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी की तरफ आता है। ठीक है, तो ये था आपका SN1 और SN2। बाकी इससे जुड़ी हुई जो भी चीज़ें बची होंगी वो हम आगे के वीडियोज़ में बताते रहेंगे, जैसे जैसे रिएक्शंस आते रहेंगे। फिलहाल ये 2 मैकेनिज्म आप अच्छे से समझ लीजिए, और आपके पास अगर NCERT है तो उससे अच्छे से SN2 और SN1 पढ़िए। ठीक है।